ओके, चलो हम लोग आज का ये जो अपना क्लास है ये पावर का सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या बातें हमने सीखा उन चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा पावर के बारे में कि पावर कैसे डिफाइंड होता है। तो सिंपल वे में हमने डिफाइन किया था कि नॉर्मल तरीके पे शक्ति की परिभाषा क्या है कि कोई काम कितना तेजी से किया जाता है। और हम लोगों ने अपने एग्जाम्पल में लिया था कि एक अगर 5 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसको 2 बच्चे चढ़ने का काम कर रहे हैं, मतलब ये यहां से यहां तक जाना चाह रहे हैं, और दोनों बच्चे अगर जा रहे हैं मतलब दोनों बच्चे काम कर रहे हैं। अब इन दोनों बच्चों में जो बच्चा फास्ट चढ़ेगा उसको हम बोलेंगे कि उसके पास ज्यादा शक्ति है। इसका मतलब है कि पावर कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ टाइम डिफाइंड होता है। तो हमने वहां से डिफाइन किया था पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। अब पावर जो क्वांटिटी थी, इस क्वांटिटी को हमने बोला था कि वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। वर्क डन मुझे मालूम है एफ डॉट एस होता है। सो यहां से फॉर्मूला आ गया था पावर इज नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स एंड वेलोसिटी का अगर डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे इजली हम लोग बोल सकते हैं ये हो जाएगा एफ बी कॉस थीटा। और एफ बी कॉस थीटा हो जाएगा तो यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था कि ये 3 चीजों पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे, वेलोसिटी पे और एंगल बिटवीन द फोर्स एंड वेलोसिटी पे। उसके अकॉर्डिंगली हमने देखा कि कब पावर की पॉजिटिव वैल्यूज आएगी, कब निगेटिव आएगी, कब जीरो आएगा। फिर हमने बोला कि अगर पावर वर्क डन अपॉन टाइम होता है तो वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस according to the work energy principle is nothing but the change in the kinetic energy. So this can be written as change in the kinetic energy upon total time. फिर हम लोग इसके बाद आए, पावर 2 टाइप से डिफाइन किया। एक को बोला इंस्टेंटेनियस और दूसरे को बोला एवरेज। एवरेज जो होता है ओवर द इंटरवल, ओवर द स्पैन डिफाइंड होता है, जबकि इंस्टेंटेनियस एक पार्टिकुलर इंस्टेंट में डिफाइंड होता है। दैट्स वाई हम लोग लिमिट लेते हैं। फिर इन दोनों क्वांटिटीज को डिफाइन करने के बाद हम लोग आगे इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने बोला चूंकि पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, सो डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर्स एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड स्केलर कैन टेक 3 values. It can be positive, it can be negative or it can be zero. Its SI unit is nothing but the joule per second and joule per second is named as what, किसके लिए, ऑनर करने के लिए किनको, जो एक जेम्स वॉट साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। फिर हमने बोला कि सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो सीजीएस पी dw by dt होगा और दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा के अपॉन डेल्टा टी। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे एनर्जी की जो यूनिट होती है सीजीएस वो अर्ज होती है, तो ये हो गया अर्ज पर सेकेंड। फिर एक बड़ी यूनिट भी होती है जो प्रैक्टिकल हम लोग यूज करते हैं या ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है, वो होता है हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। फिर हम लोगों ने इसका डायमेंशन देखा था जो कि ml²T-3 आया था। फिर हमने बोला कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि P इज इक्वल टू dw by dt है, तो हो सकता है ग्राफ के फॉर्म में आपसे पावर पूछ ले। तो वर्क डन वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर दिया हो तो उसका स्लोप पावर डिफाइंड करता है। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हो तो उसका स्लोप भी पावर डिफाइंड करता है। बट पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हो तो उसका एरिया जो हो जाएगा वो हमें वर्क डन डिफाइन करता था। और वर्क डन हमें एक जगह और से आती थी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अगर ग्राफ का एरिया लिया जाए तो भी हमें वर्क डन डिफाइन करता था। हमने बोला इस पे क्वेश्चंस कितने टाइप के बन सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था कि 2 फोर्स और आपको वेलोसिटी दे दिया जाए, इनके डॉट प्रोडक्ट पे आप पावर निकाल लो, पॉजिटिव निगेटिव जीरो कितना आएंगे। सेकंड था कि नहीं, अगर आपको v, यहाँ पे ऑब्जर्व करना एक चीज, हमने लिया था v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जरूरी नहीं है कि v फंक्शन ऑफ टाइम दे, हो सकता है x फंक्शन ऑफ टाइम दे दे, a दे दे, तो जो भी देगा आपका बस ट्रिक है कि p इज इक्वल टू एफ डॉट वी आपको निकालना। अगर x देगा तो x को डिफ्रेंशिएट करके v निकाल लेते और v निकाल करके उसकी वैल्यूज पुट करके आप बता देते कि पावर कितना होगा। तो आपको हो सकता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़े। सपोज v की जगह पे एक्सेलरेशन दिया होता तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करते हो, एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज dv by dt और फिर वहां से dt इस साइड राइट साइड में मल्टीप्लाई करके dv इंटीग्रेट करके आप v निकालते। मतलब आपको ये हेल्प लेना पड़ेगा इस पॉइंट पे कि कहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन और कहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करूंगा अगर मेरा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो। फिर हम लोगों ने बोला था कि एक सिंपल वे में 800 kg है और 10 मीटर की हाइट पे मुझे पहुंचाना है और अगर मैं 80 सेकंड में पहुंचा रहा हूं तो जो मेरा होगा
मोटर, उसका पावर कितना होगा, तो पावर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 1 किलो वाट। फिर इस तरीके से हमने फिर हार्ट बीट वाला एक एग्जांपल लिया था, हालांकि ये होता है 72, बट हमने न्यूमेरिकल में 74 दिया था, तो उसको लेकर के हमने काम किया था। फिर हम लोग कांस्टेंट पावर पे आ गए थे, और कांस्टेंट पावर पे बेसिकली दो तरीके की चीजें डील की जाती हैं। P जो होता है F इंटू V होता है, तो P अपॉन V कैन बी रिटन एज F, एंड F इज नथिंग बट द ma, but acceleration can be written as function of time as well as it can be written as a function of the displacement. So a becomes dv by dt, or it can be v dv upon dx. According to the situation we can put the values as dv by dt or v dv upon dx. यहां से हमने फिर एक्सप्रेशन निकाला था, और एक अच्छा फॉर्मूला हमारे पास आ गया था p by t का फॉर्मूला, जिसमें हमने देखा था कि अगर मेरे पास t रहे, x रहे, और इन सब की प्रोपोर्शनलिटी टाइम के साथ कैसे बदले कांस्टेंट पावर में। ये जो केस था, दिस इज द केस ऑफ द कांस्टेंट पावर, मतलब याद रखना ये P इज इक्वल टू कांस्टेंट का केस है, जिसमें V प्रोपोर्शनल होता है रूट टी के, X प्रोपोर्शनल होता है T टू द पावर 3/2 के, A प्रोपोर्शनल होता है T टू द पावर -1/2, और अगर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है तो सेम प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी किसकी, फोर्स की। फिर हम लोगों ने कांस्टेंट पावर पे डिफाइन कर लिए थे ये सारी चीजें, कि यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो एक्सप्रेशन मेरा क्या आएगा, और एक बहुत सुंदर सा फॉर्मूला हमारे पास आ गया था, T बाई एस इज नथिंग बट द 3/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू वी क्यू माइनस यू क्यू। अब यहाँ पे अगर जो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कर दोगे तो u 0 हो जाएगा, सो ये फॉर्मूला बन जाएगा 3v स्क्वायर अपॉन 2v क्यू, v स्क्वायर से v क्यू कैंसिल हुआ था तो एक v नीचे बच जाएगा, सो t का फॉर्मूला आया था 3s अपॉन 2v। इतना क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस काम किया था। अब ये बातें आपको समझ में आ गई, तो आज हम लोग जो पार्ट सीखने वाले हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट वेराइटीज के हम लोग न्यूमेरिकल देख, टॉपिक आप लिख लेंगे। आज का टॉपिक है पावर ऑफ अ मोटर, मतलब जो मोटर मेरा जो हम लोग यूज करते हैं, पावर ऑफ अ मोटर। अब मोटर का पावर, जैसे आप जनरली, ये बहुत प्रैक्टिकल यूज की चीजें हैं कि 1 HP का रहेगा या 2 HP का रहेगा, ठीक है। अब देखना, इस पे क्वेश्चंस जो है वो प्रोपोर्शनलिटी से पूछी जाती हैं, और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कभी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बदली जा रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कभी विंड एनर्जी को बदला जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, वी क्यू के प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक बात अच्छे से समझते हैं कि जब मैं बोल रहा हूं पावर ऑफ अ मोटर, मोटर का बेसिकली काम क्या है समझना। अगर ऐसा होता है, जनरली आपने देखा होगा कि आपका जो पानी का टंकी है, अगर वो दूसरे फ्लोर पे है और अगर वो भर जाता है तो पानी ऑटोमेटिक ऊपर से नीचे गिरता है, तो ऊपर से नीचे गिरने में उसको किसी एक्स्ट्रा पावर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि 2 फ्लोर की हाइट पे है तो वहां पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जब वो गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी कन्वर्ट हो जाती है किसमें बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। बट अगर इसको मुझे रिवर्स लेकर के जाना पड़ता है, मतलब ग्राउंड से किसी पानी जो है वाटर, इसको मुझे पहुंचाना है सेकंड फ्लोर पे, तो इसके लिए मुझे शक्ति चाहिए, क्योंकि मुझे ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है। तो मैं बोलता हूं अच्छा, तो ये जो पावर डिफाइंड है मोटर का, वो कैसे डिफाइंड होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें हमारा मोटर रहेगा। ये सपोज कर लो, इधर मैं बनाता हूं, ये आपका टैंक है जिसमें वो आपका पानी भरा हुआ है। डेरिवेशन को अच्छे से समझिएगा, इस पे कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे वो भी हम लोग देखेंगे। हालांकि यहाँ पे इसको मुझे कट करना चाहिए था, बट ठीक है, ये पोर्शन कट है या ऐसा समझिएगा। अब यहाँ पे एक मोटर आप लगाते हो, ठीक है। मोटर भी मैं बनाने की कोशिश कर देता हूँ, नॉर्मल ऐसा मोटर हमारा हो गया। ये शेप इसका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, हमें मालूम है, सिलेंड्रिकल शेप में हम लोग रखते हैं। और फिर इस मोटर से आपने क्या कर दिया बाबू, कनेक्ट कर दिया अपने, ये वर्टिकल लाइन दिखनी चाहिए थी बट ठीक है, यहां से ऐसा ये आपका मोटर कनेक्ट हो गया। और यहाँ पे डायग्राम बहुत सुंदर तो नहीं बन पा रहा है बट ठीक है। तो ऐसा, आग मत समझना, वाटर पार्टिकल है, ठीक है, ये वाटर पार्टिकल है बेटा। यहाँ पे आ गया आपके वाटर पार्टिकल, ये आपके वाटर पार्टिकल है।
सुनिएगा अच्छे से। हमने क्या किया, ये हमारा टैंक है, ठीक है। अब इस टैंक में हमारा पानी भरा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूं कि मैंने मोटर कनेक्ट किया, तो जब जैसे ही मैं ये वर्ड बोल रहा हूं कि मोटर कनेक्ट किया, तो मोटर का काम क्या है, इस लेवल के पानी को, ये जो मेरा लेवल है उसको इस लेवल तक पहुंचाना। सपोज ये लेवल है H। अब H लेवल तक जब मुझे पहुंचाना है, इसका मतलब है कि इस लेवल के पोटेंशियल एनर्जी को मैं इंक्रीज करूंगा। साथ ही जो यहां पे पाइप लगी हुई है, इससे जो मेरा वाटर पार्टिकल आएगा, इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी रही होगी। मतलब मुझे समझा कि इसमें काइनेटिक एनर्जी भी इन्वॉल्व है और पोटेंशियल एनर्जी भी इन्वॉल्व है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सुनना। अगर मैं बोलूं कि एक छोटा सा, ये मान लो, सपोज कर लो वाटर पार्टिकल है, इस वाटर पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, ये मुझे बता दो। तो आपके पास सिंपल एक फॉर्मूला है जो आप बोल पाओगे। इस डायग्राम को आप चाहो तो यहां पे मैं बना देता हूं। ये आपका मोटर हो गया, ठीक है, ये मोटर है। अब चीजों को थोड़ा अच्छे से समझना। इसके टर्मिनल को मैं बोला, सपोज कर लो A, और ये वाले पॉइंट को बोला B। अगर मैं बोलूं कि इसका लेंथ L है, अब लेंथ L है मेरा, और यहां से डिफाइंड और कर देता हूं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। दिस इज द क्रॉस सेक्शन। तो दो बातें, सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि इसके वॉल्यूम के बारे में, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, ठीक हो, तो वॉल्यूम के बारे में आप क्या बोल पाओगे बेटा, कि वॉल्यूम जो होगी वो A इंटू एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ L हो जाएगी। बट अगर मैं पूछूं कि स्पीड क्या होगी, नोटेशन देखिएगा इसका, ऐसा दे रहा हूं, स्पीड इज इक्वल टू, आप बचपन से पढ़ते आए हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब आप बोलोगे डिस्टेंस कितना तय करेगा वाटर पार्टिकल L, कितने टाइम में, T टाइम में। तो यहां से T की वैल्यूज आप बोल सकते थे, T कैन बी L डिवाइड बाई V। मतलब अगर मैं बोलूं कि A से B तक जाने में वाटर पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, तो आप बोल दोगे L डिवाइड बाई V। ये V क्या है, मेरी वेलोसिटी है वाटर पार्टिकल की, किस रेट से यहां से भाग रहा है, वो वेलोसिटी V आपके पास है। अब आपको टाइम मिल गया, अच्छा, T इज इक्वल टू L बाई V मुझे मिल गया कि यहां से यहां तक क्रॉस करने में उसको L लेंथ लगने वाला है। अब इसके डेरिवेशन की चीजों को हम लोग अच्छे से समझते हैं। एक बात समझो, अगर मैं चर्चा करूं कि यहां पे डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू, आप बचपन से जानते हो, मास अपॉन, बता दो, वॉल्यूम होती है। अब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसा भी लिख रहा हूं, ये भी ऐसा ही यहां पे भी यूज किया है, दिस इज नथिंग बट द V। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं बोलूं कि मास यहां से कितना डिफाइंड होगा, तो आप सिंपली बोलोगे रो इंटू V। बट रो, V को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, A इंटू L। A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और L मेरा लेंथ है। तो मेरे पास M का एक वैल्यूज आ गया, कितना, रो A L। अब मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, रो A L मेरे पास आ गया, मतलब M मास को A से B तक ट्रेवल करने में जो मेरा टाइम लगा था वो L बाई V था। अब अगर मैं बोलूं कि यहां पे जो मास था वो सपोज करो dm मास है, तो dm मास को यहां से यहां तक जाने में क्या लगेगा, मतलब मैं बोल सकता हूं टाइम रेट ऑफ मास विच इज पंप्ड, जिसको यहां से पंप्ड करके यहां तक पहुंचाया गया, वो टाइम रेट ऑफ मास कितना होगा। तो मैं बोल पाऊंगा टाइम रेट ऑफ मास, टाइम रेट ऑफ मास इज नथिंग बट, समय के साथ रिस्पेक्ट में मैं लिख रहा हूं, तो dm बाई dt। अब dm बाई dt को मैं क्या लिख सकता हूं, समझिएगा, dm बाई dt इज इक्वल टू, dm की जगह पे बात करूंगा तो dm कितना है, रो A L है। अब यहां पे dt की बात करूंगा तो स्मॉल सेगमेंट में dt क्या हो जाएगा, L बाई V। अब ये मेरा V जो है वेलोसिटी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इसको अगर सॉल्व करूं तो होगा रो A L अपॉन L, ऊपर में बेटा चला गया V, L से L कैंसिल हो गया, सो dm अपॉन dt कैन बी रिटेन एज रो A V। रो है डेंसिटी, A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड V आपका क्या है बेटा, वेलोसिटी।
सो डीएम बाई डी से अगर मैं बोलूं डीएम कितना हुआ, तो आप सिंपली बोल पाओगे रो ए वी डी टी मेरे पास मास आ गया, जिसको हमने क्या किया है बेटा, यहां से लेकर के यहां पे कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो डीएम की वैल्यूज मेरे पास आ गई रो ए वी डी टी। ठीक है, अब बात आती है कि आपने डीएम बाई डी टी या डीएम क्यों डिफाइन किया। मैंने इसलिए डिफाइन किया कि जो वाटर पार्टिकल ग्राउंड लेवल से यहां से मूव करके यहां गया होगा, वो कितनी तेजी से जा रहा है, वही हमें डीएम बाई डी टी बताता है। और डीएम बताता है कि वो वाटर पार्टिकल जो था उनका मास कितना था। स्मॉल सेगमेंट में लिया, इसलिए हमने नोटेशन डीएम यहां पे लिखा। अब मैं बोलूं कि आप यहां पे चाह रहे हो इस पोर्शन की, अगर हम बात करें पार्टिकुलरली कि यहां पे, तो यहां पे अगर एनर्जी की चर्चा मैं आपसे करूं कि सपोज करो एनर्जी बताओ क्या होगा, आप खुद से समझो। जो वाटर पार्टिकल मूव करके आ रहा है उसकी वेलोसिटी है, इसलिए यहां पे काइनेटिक एनर्जी आएगा। प्लस चूंकि मेरे ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेफरेंस लाइन, या हम लोग डेटम बोलते थे। डेटम से ये h हाइट अबव है, सो एक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। मतलब इस लेवल पे अगर वो जाएगा तो उसके पास दो एनर्जी रहेगी, एक होगी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं बोलूंगा अगर मेरे पास एनर्जी है तो इस मोटर का पावर डिफाइन करना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि पावर इज नथिंग बट द एनर्जी अपॉन टाइम। मैं बोलूंगा यार ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब यहां पे देखना, मार्कर बदलता हूं। मेरा पहला टारगेट क्या था, पावर डिफाइन करना। किसके लिए, मोटर के लिए। मोटर के लिए पावर क्या होगा बेटा, वर्क डन अपॉन टाइम। अब यहां पे मैं बोलूंगा एनर्जी अपॉन टाइम। सुनना, पी मेरा क्या डिफाइंड हुआ, वर्क। यहां पे मैं वर्क डन और एनर्जी की बात करूं तो मेरी एनर्जी क्या आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर, वी ऐसा हमने लिखा, प्लस एम जी एच। चूंकि मास मैंने स्मॉल रखा है इसलिए मैं नोटेशन डीएम यूज कर रहा हूं, तो ये मेरा हो गया एनर्जी डिवाइड बाई टाइम ओवर द स्मॉल इंटरवल डी टी। तो मैं इसको लिखूंगा बाबू, P इज इक्वल टू हाफ डी एम वी स्क्वायर, ये V वेलोसिटी है बाबू, प्लस डी एम जी एच डिवाइड बाई डी टी। देखिएगा एक बात अच्छे से, P इज इक्वल टू हाफ, अब लिख रहा हूं डीएम, डीएम की जगह पे रो ए वी लिख सकता हूं, तो यहां पे मार्कर बदल के लिखता हूं रो ए वी डी टी। ठीक है, अब इसके बाद फिर हमारा आ गया प्लस का साइन, फिर हमने प्लस दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद डीएम, अगेन डीएम की जगह पे लिखूंगा रो ए वी डी टी इंटू जी एच। ठीक है, होल डिवाइड बाई डी टी। अब इस dt से इसमें ये dt कैंसिल और इसमें ये dt कैंसिल हो जाएगा, तो मैं सिंपली अगर बोलूं तो क्या बोल सकता हूं, ठीक है। अब देखिएगा dt dt अगर मैं कैंसिल कर दूं तो मेरे पास p की जो वैल्यूज आने वाली है बेटा वो आ गई, p इज इक्वल टू 1/2 रो ए वी। अब यहां पे मैंने एक चीज किया हुआ है, देखिएगा कोई बच्चा जुड़ गया था उस समय, हाफ डीएम की वैल्यू हुई रो ए वी डी टी इंटू वी स्क्वायर वी है, तो इंटू आएगा पिक्चर में वी स्क्वायर। जैसे डीएम की जगह पे यहां पुट किया रो ए वी डी टी और जीएच को एज इट इज लिखा, वैसे ही डीएम की जगह पे लिखा रो ए वी डी टी इंटू ये आ गया वी स्क्वायर। तो ये टोटल क्या बन गया, हाफ रो ए, ये v और ये v स्क्वायर मिलकर के हो गया वी क्यू, प्लस यहां पे देखिएगा ये हो जाएगा रो ए वी जी एच, क्योंकि dt कैंसिल हो गया। मतलब अब मेरे पास, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीछे कर रहा हूं, अब मेरे पास
जो फॉर्मूला आया वो फॉर्मूला क्या आया है, तो देखिएगा, P इज इक्वल टू हाफ रो ए वी क्यू प्लस रो ए वी जी एच, ये भी आपकी वेलोसिटी। यही आपका है बेटा पावर ऑफ द मोटर। बट क्वेश्चन आती है कि यार इसमें मुझे समझा ये हाफ रो ए वी क्यू जो आया ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से है, और ये रो ए वी जी एच जो आया ये किसकी वजह से है, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से है। तो क्वेश्चंस में क्या कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक चीज समझना, 2 पॉइंट यहां लिख दे रहा हूं। पहला, अगर काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होगा, काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है क्वेश्चन में, तो आप सिंपली बोलोगे P विल बी प्रोपोर्शनल टू VQ। जेई और नीट 2-3 बार ये पूछ चुके हैं। दूसरी बात, अगर पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है और ज्यादा अच्छा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है, तो वैसे केस में पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा। मतलब ये बात आपको अच्छे से समझना होगा कि क्वेश्चन में अगर काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन है तो पावर जो होगा VQ के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में केवल पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन है तो यहां पे क्या होगा बेटा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी दे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ करके इस बात को समझना होगा आपको कि काइनेटिक के टर्म्स में बोल रहा है या पोटेंशियल के टर्म में बोल रहा है। अगर दोनों के टर्म में बोलेगा तो फाइनल आंसर आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था P का, वो ये एक्सप्रेशन बेटा होगा। ये एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू 1/2 रो ए वी क्यू प्लस रो ए वी जी एच होगा। यहां तक में किसी बच्चे को कोई परेशानी तो बता दो, ठीक है। P इज इक्वल टू 1/2 रो ए वी क्यू प्लस रो ए वी जी एच, ठीक है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो, किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो पूछ लेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, समझा अच्छे से। तो यहां पे 2 क्वेश्चन जनरली आपको पूछे जाएंगे पावर से रिलेटेड। आप एकदम अब क्या करना, आपको याद हो गया, आप ये एक्सप्रेशन याद कर लो, पावर ऑफ द मोटर है 1/2 रो ए वी क्यू प्लस रो ए वी जी एच, वेयर V इज द वेलोसिटी। तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ VQ के इफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड, अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के, ठीक है। चलो जी, पावर के रिगार्डिंग हम लोगों ने बेसिक बातें कर ली। अब पावर पे 1-2 हम लोग क्वेश्चंस करते हैं कि किस किस टाइप के और पॉसिबिलिटीज हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि पावर को बेसिक देखा, उसके ऊपर कितने क्वेश्चंस आएंगे वो देखा, एक स्पेशल केस देखा कि मोटर का अगर केस दे दे तो वहां पे क्या होगा। इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लिए, तो मैं आगे बढ़ता हूं। बेटा यहीं पे इफिशियंसी समझा दूं क्या, चलो यहीं पे इफिशियंसी भी समझा देता हूं इसको, चलो इतना ही बस करते हैं पीछे। एक टॉपिक आपका है इफिशियंसी, ठीक है। ये बेटा है इफिशियंसी, इसका नोटेशन ऐसा है, परसेंटेज देगा तो इनटू 100 कर लेना, ठीक है। ये बेसिकली इफिशियंसी किसी भी चीज की क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट होती है। परसेंटेज लिखा हूं तो इनटू 100 कर देना। अब कुछ बातें यहां पे इफिशियंसी पे सुनना कि इफिशियंसी के रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और इफिशियंसी से क्या बातें पूछी जा सकती हैं। और जेई और नीट पूछेगा तो हर बार कुछ ना कुछ उसमें वो ट्रिक लगा देता है, ठीक है। इन बातों को भी समझना। अगर मैं इफिशियंसी इन टर्म्स ऑफ पावर की बात कर रहा हूं तो पावर के केस में क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100, परसेंटेज लिखा हूं इसलिए। अब एक बात समझना, ये आउटपुट पावर, ये इनपुट पावर क्या है, ये पावर जब भी आया होगा ये वर्क डन से आया होगा, वर्क डन अपॉन टी इज नथिंग बट,
मतलब अगर मैं बोलूं इफिशियंसी तो आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क होगा। अब वर्क डन में आपको एक मालूम है कि एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी लॉस किसकी वजह से होती है? प्रैक्टिकली फ्रिक्शन की वजह से होती है। तो जब एनर्जी लॉस होगी तो ये बात भी मुझे समझ में आ गया कि कभी भी मेरा आउटपुट पावर बड़ा नहीं हो सकता है इनपुट पावर से। मतलब आउटपुट हमेशा कम होगा इनपुट से। आप खुद समझो, अगर ये क्वांटिटी है, ये कम है इससे, तो इसका रेशियो हमेशा मुझे 1 से लेस मिलेगा। अगर परसेंटेज की बात करूंगा तो 100 से मुझे क्या होगा बेटा? कम मिलेगा। इसीलिए इफिशियंसी हम लोग हमेशा जो है वो लेस देन 100 पाएंगे परसेंटेज में, और ऐसे बोलेंगे तो 1 से लेस होती है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि हम लोग जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं वो केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड था। जब हम लोग एनर्जी लॉस हो जाती है तो एनर्जी लॉस कहां पे होती थी? नॉन कंजर्वेटिव के केस में। जैसे एग्जांपल था कि एक बॉल को एच हाइट से गिराया, तो बॉल गिरने के बाद ग्राउंड पे टकराया, टकराने के बाद उसने हिट क्रिएट किया, उसने साउंड प्रोड्यूस किया। इसका मतलब है हिट और साउंड में उसकी एनर्जी लॉस हो गई। समझ में आ रही है बात? तो हमने बोला अच्छा, मतलब यहाँ पे है। तो वैसे ही प्रैक्टिकल जो सिचुएशन है वहां पे एनर्जी लॉस होती है किसकी वजह से बेटा? फ्रिक्शन की वजह से। और फ्रिक्शन की वजह से है तो क्या होता है कि आउटपुट वर्क जो होता है हमेशा स्मॉलर होता है। मतलब यहाँ पे आप चाहो तो एक बातें लिख सकते हो कि आउटपुट वर्क डन इज ऑलवेज लेस देन इनपुट वर्क डन। और ये क्यों होता है बेटा? ड्यू टू द फ्रिक्शन होता है। इसीलिए हमेशा हमें आउटपुट जो पावर मिलता है वो लेस देन मिलता है इनपुट पावर से। अगर यहां पे रेशियो आप कर लो आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट इनपुट पावर, तो आपको हमेशा क्या मिल जाएगा? लेस देन 1। और आउटपुट अपॉन इनपुट पावर ही आपकी इफिशियंसी हो गई। सो इफिशियंसी इज ऑलवेज लेस देन 1। समझ में बात आ रही है? मतलब ओवरऑल इफिशियंसी एक मशीन की बोली जाए तो हमेशा लेस देन 1 होगी। रीजन है कि इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द ऑल एनर्जी लॉसेस। ऑल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, फ्रिक्शनल लॉसेस, सारे को अगर मिला दो तो हम लोग बोल पाएंगे कि अच्छा ठीक है, यहां पे हमें समझ में आया इफिशियंसी लेस देन 1 होने वाली है। बट इस फॉर्मूले का एक ड्रॉबैक्स है, ड्रॉबैक्स नहीं बोलेंगे, केयर बोलेंगे उसको। सो स्टार मार्क कर रहा हूं। अगर आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर करोगे तो पावर का यूनिट सेम रखना। समझ में आ रही है? मतलब पावर आउटपुट एंड द पावर इनपुट इन द सेम यूनिट होने चाहिए। ये दोनों के यूनिट जो होने चाहिए, मार्कर बदल करके ना चाहो तो लिख दो यहाँ पे, इसकी और इसकी जो यूनिट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बेटा? सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक को वाट में ले लो और दूसरे को हॉर्स पावर में ले लो और फिर रेशियो लेकर के बोल रहे हो सर लेस देन 1 नहीं आ रहा। तो केयर यहाँ पे रखना कि यूनिट जो होगी इट मस्ट बी सेम। ठीक है बेटा? तो हमें समझ में आ गया कि इफिशियंसी के बारे में बोलेगा तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर की बात करेंगे। आउटपुट पावर हमेशा कम होगा क्योंकि आउटपुट वर्क डन हमारा जो होगा वो कम होगा, क्योंकि लॉसेस फ्रिक्शन की वजह से, थर्मल की वजह से, इलेक्ट्रिकल की वजह से आएंगे। वो लॉसेस ओवरऑल आउटपुट वर्क डन को, एनर्जी को कम कर देंगे। ठीक है? तो यहां से इफिशियंसी के ऊपर क्वेश्चन भी कई बार पूछ देते हैं। पहला क्वेश्चन, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं और एक क्वेश्चन आपको देता हूं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। एग्जांपल है 6.11, एकदम छोटू सा क्वेश्चन है। मैं पढ़ ले रहा हूं, पढ़ने के साथ साथ गिवन डेटा भी लिखता जाऊंगा, सुनिएगा आप लोग। एन एलिवेटर कैन कैरी अ मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg। मतलब यहां पे दिया हुआ है, मास की बात करें तो 1800 kg। ब्रैकेट में लिखा है एलिवेटर प्लस पैसेंजर, मतलब एलिवेटर लिफ्ट और उसमें मैक्सिमम कितने लोग होंगे उनकी कैपेसिटी जो है उसके अकॉर्डिंगली मास आपको क्वेश्चन में गिवन है 1800 kg। इज मूविंग अप विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये ऊपर जा रहा है किस वेलोसिटी से? 2 मीटर पर सेकेंड से। अब बोल रहा है द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन, the frictional force opposing the motion
वो बोल रहा है इज 4000 न्यूटन। यहां पे जो फोर्स अपोज कर रहा है उसकी वैल्यू दे रखी है 4000 न्यूटन। अब बोल रहा है डिटरमाइन द मिनिमम पावर, P minimum power delivered by the motor to the elevator in watts as well as in the horse power। मतलब P आपको बताना है दो में, एक बताना है वॉट में और दूसरा बताना है बेटा एचपी में। सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया है, कैसे करेंगे सुनना। अगर मैं एलिवेटर की बात कर रहा हूं, ये मेरा एलिवेटर है, तो सबसे पहले तो नेट इसके ऊपर फोर्स लगने वाला mg होगा, प्लस ये बोल रहा है कि एक अपोजिंग फोर्स भी है जो कि है 4000 न्यूटन का। अब इन दोनों फोर्स को ऊपर में बैलेंस कर रहा होगा मोटर का जो है पावर। मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, वो फोर्स कौन सा होगा, एफ नेट की बात करूं तो एफ नेट इज नथिंग बट द एम जी प्लस 4000। एम जी कितना 1800 इंटू जी की वैल्यू फॉर टाइम बिंग 10 मान लेता हूं, प्लस 4000। इन दोनों को जोड़ दो कितना आता, ये हो गया 18000 प्लस 4000। तो ये कितना हो गया 18 प्लस 4, 18 प्लस 4 बेटा कितना होता है 22, इसके ऊपर 000। इतने न्यूटन का एफ नेट आपका लग रहा है। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है यार, मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि मेरा जो एलिवेटर है उसको जो ऊपर रोप लेकर के जाती है, आपने एलिवेटर देखा होगा तो एलिवेटर पे जो वायर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब इसके टेंशन की बात कर रहा वही आपका एफ नेट है, मतलब इसको ऊपर खींचने के लिए मुझे 22000 न्यूटन का फोर्स हमको चाहिए। अब फोर्स मालूम है तो पावर डिफाइन करना बेटा आसान हो जाता है। कैसे, क्योंकि हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं पावर इज इक्वल टू एफ वी। हालांकि एफ डॉट वी तो यहां पी डिफाइन करोगे एफ डॉट वी। एफ देखो कितना है आपका 22000 इंटू वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल। ध्यान देना एफ नेट भी ऊपर लग रहा है, इसको वेलोसिटी भी ऊपर है, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 0 और cos 0 1 होता है, तो यहां से आप बोल पाओगे 44000। इतना आपका क्या हो जाएगा बेटा, वाट आ जाएगा। अब इसको आप बोल सकते हो 4430 को आप बोल दोगे किलो वाट भी बोला जा सकता है। इतने पावर का अगर आपने लगा दिया मोटर तो लिफ्ट बड़े आराम से काम करेगा और इतने वेट को ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड से लेके जाएगा। बट क्वेश्चन बोला है कि इसको एचपी में कन्वर्ट कर लो, तो अब आपको मालूम है 1 HP इज इक्वल टू, बताओ कितना था बेटा 746 वॉट। अब एक एचपी में इतने हैं, तो मैं बोलूंगा कि वाट में एचपी का कन्वर्जन क्या होगा, 1 वाट विल बी 1 डिवाइड बाई 746 HP। तो जितना वाट है अगर उसमें 746 से मैं सिंपली डिवाइड कर दूं तो मुझे HP मिल जाएगा। सो P आपका होगा 44000 डिवाइड बाई 746, और इसको सॉल्व करके कोई बच्चा बता दे कितना आएगा, और वही आपकी वैल्यू हो जाएगी कितना 58.9 HP। मतलब अप्रॉक्स अगर लिखूं तो मैं 59 HP का अगर मोटर लगा दूं तो लिफ्ट बड़े आराम से काम करेगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। मतलब आपको समझा कि सिंपल अगर एक लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दे दे तो लिफ्ट का हमें कैलकुलेट करना हो तो ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, कोई इसमें बहुत बड़ी डील नहीं है। समझ में आया बेटा? यहां तक में किसी बच्चे को कोई परेशानी, कहीं पे कोई समस्या हो तो बता दो। पावर कैलकुलेट कर पाएंगे? अरे बोलो। यस सर। ओके, तो चलो एक दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूं, ठीक है। सोच करके आंसर आप लोग देंगे। अभी तक पावर का सारा पोर्शन हो चुका है, वर्क पावर एनर्जी में सारी चीजें हमने चर्चा कर ली।
कि कहां पे क्या क्या चीज हम लोग करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिखेंगे बेटा। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन बोलता है अ पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m starting from rest, a particle of mass m starting from rest undergoes uniform acceleration. A particle of mass m starting from rest undergoes uniform acceleration if the speed acquired in time t, if the speed acquired in time t is v, टी टाइम में जो उसने स्पीड एक्वायर किया वो v है, ठीक है। द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल इज, एआईपीएमटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। द पावर डिलीवर्ड टू द, द पावर डिलीवर्ड टू द, द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल इज, एआईपीएमटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक पार्टिकल है जिसका मास आपको दे रखा है क्वेश्चन में, यहां पे बोल रहा है ये एआईपीएमटी का क्वेश्चन है। क्या बोला, लिख दे रहा हूं। अ पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u0, ठीक है, अंडरगोज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब बोल रहा है क्या, इफ इट्स स्पीड एक्वायर इन टाइम t, मतलब यहां से यहां तक जाने में यहां u0 था, यहां इसकी वेलोसिटी v हो गई ओवर द टाइम t, आप बता दें पावर कितना होगा। एक लाइन का था, एक लाइन मतलब लिटरली एक लाइन। मैं सॉल्व करूं, ध्यान दीजिए। आपके पास पूछा था क्वेश्चन में एवरेज पावर आप बता दो, पावर डिलीवर टू द पार्टिकल। PAVG का फॉर्मूला क्या था बेटा, बता दो, डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी। अब याद करो, यहां से एक फॉर्मूला मैंने बोला था, वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्स अपॉन टोटल टाइम। वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्स अगर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा दूं तो विल बी इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, जो कि टी दिया हुआ है। के फाइनल कितना है तुम्हारे पास, हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस इनिशियल 0 अपॉन टी, सो आंसर विल बी हाफ m वी स्क्वायर बाई टी। ये आपका एवरेज पावर आ गया। यार कितना टाइम लगता, इसको एक तरीका ये था। सेकंड मेथड सिखा रहा हूं बेटा, सुनिए। कोई बच्चा बोलता नहीं सर मैं इस तरीके से नहीं करना चाह रहा हूं, मैं देखने के साथ ही आंसर टिक करना चाहूं तो क्या करूं। याद करना, काइनेटिक एनर्जी का क्या डिफिनेशन बताया था। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जब किसी पार्टिकल को रेस्ट से v वेलोसिटी एक्वायर करने के लिए लगती है। हमने बोला ठीक है, जब पार्टिकल रेस्ट से v वेलोसिटी एक्वायर किया मतलब यहां पे प्योरली एनर्जी मेरी क्या थी, वो काइनेटिक थी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मेरे पास है तो एनर्जी अपॉन टाइम इज नथिंग बट द पावर। सो डायरेक्टली मैं बोल सकता था हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन टी, और मेरा आंसर हो गया हाफ एम वी स्क्वायर बाई टी। दिस इज नथिंग बट द पावर। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का बेसिक डिफिनीशन मालूम था तो उससे डायरेक्टली इसको टिक करके आप आगे बढ़ सकते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एआईपीएमटी का एक बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन करेंगे। ओके, लिखना बेटा। लिखना, एन इंजन, अब ये एआईपीएमटी 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लिखना, एन इंजन पंप्स वाटर कंटिन्यूअसली, एन इंजन
An engine pumps water continuously through a hose. Water leaps the hose with a velocity v. Water leaps the hose with a velocity v. And m is the mass per unit length, and m is the mass per unit length of the water jet, and m is the mass per unit length of the water jet. What is the rate at which kinetic energy is imparted water? What is the rate at which kinetic energy is imparted water? First option mv square, second option half mv square, third option half m square v square, फोर्थ ऑप्शन हाफ एम वी क्यूब। उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर आ गया होगा। सिंपल, जहां पे भी काइनेटिक एनर्जी के लिए बात करेगा, ठीक है, वहां पे हम लोग बोल देंगे डायरेक्टली हमारा आंसर क्या होगा बेटा। अब इसके लिए मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? मैं डायरेक्टली अगर बोलना चाहूं तो बोल पाऊंगा, ठीक है, इसमें ऐसी कोई बिग डील नहीं है, डायरेक्टली मैं इस चीज को सॉल्व कर लूंगा। अरे हाँ या ना? चलो जी, अगला क्वेश्चन आपसे बोलता हूं, सुनना, लिखना। द फोर्स required to बंद कर लेना अपना माइक। द फोर्स रिक्वायर्ड टू row a boat at constant velocity. The force required to row a boat at constant velocity is proportional to square of its speed. किसी बच्चे का माइक ओपन है, काइंडली बंद कर लें। The force required to row a boat at constant velocity is proportional to किसी बच्चे का माइक ऑन है, कृपया आप लोग बंद कर लें, बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो रही है। अरे कौन नालायक है भाई, सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? माइक अपना बंद करो। राहुल मुंडनवाल, आप अपना माइक ऑफ कीजिए। हाँ जी, देखना लेफ्ट कर गई, नहीं चलो जान दो, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब हो रहा था मुझे। एनीवे, क्वेश्चन लिखते। द फोर्स रिक्वायर्ड टू रो अ बोट एट कांस्टेंट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड। ठीक है, इफ अ स्पीड ऑफ v किलोमीटर पर आवर रिक्वायर्स 4 किलोवाट, if a speed of v kilometer per hour requires 4 kilowatt, how much power does a speed of 2 v kilometer per hour requires? सिंपल क्वेश्चन है। अब बोलो तो मैं इस चीज को समझा दूं आपको। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, एक बोट है और इस बोट को कांस्टेंट वेलोसिटी v से जो है खींचने की बात की जा रही है। अ फोर्स रिक्वायर्ड टू रो अ बोट एट कांस्टेंट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी, मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है।
अब साथ में बोल रहा है इफ ए स्पीड ऑफ v किलोमीटर पर आवर, अब बोल रहा है v किलोमीटर पर आवर से अगर खींचते हो तो उस वक्त उसको पावर चाहिए 4 किलोवाट का। अब यही v की जगह 2v किलोमीटर पर आवर से करूंगा तो ये पावर कितना होगा बता दीजिए। एक लाइन का आंसर है। ऑप्शंस दे दूं बेटा? इस क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं, लिख लीजिए। 8 किलोवाट, 16 किलोवाट, 32 किलोवाट एंड 24 किलोवाट। ये आपके चार ऑप्शंस हैं। कौन से ऑप्शन सही हैं आप बता दीजिए। आंसर कितना होगा? (32 किलोवाट). चलो बहुत बढ़िया। और किसी बच्चे का? अच्छा 32 किलोवाट। चलो आरिफ कितना? यार ये तो आसान था। अगर f मेरा है प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, मतलब सम कांस्टेंट इनटू v स्क्वायर लिख सकता हूं। तो पावर क्या होता है? fv होता है क्या? f कितना? cv स्क्वायर इनटू v। सो p विल बी प्रोपोर्शनल टू vq। कहानी खत्म यार। p प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया? vq के। p जैसे ही प्रोपोर्शनल vq के आया, यहां से मैं सॉल्व कर लूंगा डायरेक्टली, मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। v के लिए 4 चाहिए तो उसके हिसाब से कर लो। अरे यस और नो? v प्रोपोर्शनल टू मेरा किसके, p प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया बेटा? v q के आ गया। सो आंसर विल बी 32 किलो वाट। चलो जी, पावर के ऊपर, इफिशियंसी के ऊपर क्वेश्चन आपको समझ में आ गई। अब कुछ क्वेश्चंस उस बुक से करा रहा हूं जिससे आईआईटी और नीट के पेपर सेट किए जाते हैं, ठीक है? एंड बुक का नाम है द वेक्टर मैकेनिक्स फॉर इंजीनियर्स, रिटेन बाय बियर एंड जॉनसन, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चंस उनके ऊपर हैं, एक एक मिनट के क्वेश्चंस हैं, बट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो अब हम लोगों का बढ़िया वाला पार्ट चालू होता है यहां से, ठीक है बेटा? चलो देखते। यहां मतलब ये वैसे क्वेश्चंस हैं जहां पे डायरेक्टली ये लोग पेपर में पूछ लेते हैं आपसे, डायरेक्टली एज इट इज। मतलब डेटा में केवल अगर परिवर्तन करेंगे तो करेंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं। बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है, ठीक है? स्टार मार्क कर रहा हूं। अब सारे कॉन्सेप्ट आपको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का मैं समझा चुका हूं। ये बियर एंड जॉनसन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनिएगा। बोल रहा है क्वेश्चन कि एक ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है बेटा 200 केजी का। यहां पे एक पुली लगी हुई है जो कि फ्रिक्शन लेस है, और यहां पे एक ब्लॉक लटक रहा है जिसका मास दिया हुआ है 300 केजी। याद करो, ऐसे ब्लॉक सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला किसी बच्चे को याद है? क्या होता था? m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। याद है क्या? बट वो एक्सेलरेशन हम लोगों ने ये सब पढ़ चुके हैं कि अगर ये दोनों, ये सरफेस नहीं होता, लटक रहा होता तो क्या होता? तो m2 माइनस m1g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अगर ऐसा सरफेस है तब क्या होता? तो m2 अगर इसको बोलूं तो m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अगर यह इंक्लाइंड हो जाता तो क्या होता? m2g माइनस m1g साइन थीटा डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये सारे पार्ट हम लोग कर चुके हैं। बट इस क्वेश्चन में उन्होंने बहुत अच्छा पार्ट कर दिया, बोला अब इसमें फ्रिक्शन भी है। सॉरी, डायग्राम कुछ यहां गड़बड़ हुआ। यहां फ्रिक्शन भी है और म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.25। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 0.25। अब बोल रहा है इस ब्लॉक का नाम दे दो ए और इस ब्लॉक का नाम दे दो बी। अगर ए ब्लॉक जो आपका है 2 मीटर की दूरी मूव करता है इस डायरेक्शन में, तो आप बता दो कि आपको क्वेश्चन में बोला है, ठीक है? आप कैलकुलेट कर लो
कितना होगा वेलोसिटी। सिंपल आपसे पूछा है, टू ब्लॉक्स आर ज्वाइंड बाय एन इनएक्सटेंसिबल केबल एज शोन, इफ द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट मतलब U0 की बात करेगा, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए, ब्लॉक ए की वेलोसिटी बताएं आफ्टर इट हैज मूव्ड 2 मीटर, assume that the coefficient of kinetic friction between the block A and the plane is 0.25 and that the pulley is weightless and frictionless। स्टार मार्क किया हूं इस क्वेश्चन को, पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ गई है इसको करने की। सो एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिए, टू ब्लॉक्स आर ज्वाइंड बाय एन इनएक्सटेंसिबल केबल एज शोन, इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, determine the velocity of block A after it has moved 2 meter, assume that the coefficient of kinetic friction between the block A and the plane is 0.25 and the pulley is weightless and frictionless। सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ दिया और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में, इससे बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वर्क पावर एनर्जी आप पढ़ चुके हैं। अगर क्वेश्चन में फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं बड़े आसानी से बोल पाता कि अगर ये 2 मीटर आएगा इधर तो ये ब्लॉक भी 2 मीटर नीचे जाएगा और फिर हम लोग क्या कर लेंगे, फ्रिक्शन मेरा अवेलेबल नहीं है तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और एक्सेलरेशन मिल जाएगी तो वेलोसिटी निकालना कोई बिग डील नहीं है, हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे v² = u² + 2as फॉर्मूला अप्लाई करके। बट क्वेश्चन में फ्रिक्शन आ चुका है तो हमें यूज करना पड़ेगा बेटा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कैसे यूज करेंगे इस बात को अच्छे से समझो। सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा या ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कि पहले आप ए के बारे में सोचेंगे कि ए जिस पोजीशन पे है इस पोजीशन का नाम आपने दे दिया बेटा 1। ए जब 2 मीटर मूव कर गया होगा, सपोज कर लिए इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन का नाम दे दिया आप 2। आपने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अपना मान लिया डेटम या रेफरेंस लाइन। अब सुनना, हमारा स्टेप क्या बोलता है, अप्लाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, यहीं पे लिख रहा हूं, अप्लाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। क्या बोलता है वर्क एनर्जी का स्टेटमेंट, एनर्जी एट 2 माइनस एनर्जी एट 1 विल बी इक्वल टू work done due to frictional force from 1 to 2 plus work done due to external force। ध्यान से देखना बेटा, E2 का मतलब 2 पोजीशन पे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है। अब 2 पॉइंट पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की बात अगर मैं करूं तो क्या होगा देखना, पोटेंशियल मेरी 0 होगी क्योंकि सेम सरफेस पे है, मैं बोलूंगा ठीक है कोई बिग डील नहीं, बट काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ m × VA का स्क्वायर जो मुझसे पूछा गया है, ठीक है, माइनस एनर्जी एट 1 0 होगी, पोटेंशियल भी 0 और यहां पे काइनेटिक भी क्या होने वाला है बेटा 0 होने वाला है। तो मैं सिंपली बोल दूंगा यहां पे, ठीक है, यहां पे मैं सिंपली बोल दूंगा कि ये जो चीजें हैं वो आ जाएंगी कितनी 0। अब यहां पे देख लेना, वर्क डन ड्यू टू 1 to 2, अगर फ्रिक्शन लग रहा है और 1 से 2 तक जाने में फ्रिक्शन के द्वारा कितना वर्क डन किया गया, तो याद करो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन होता था -Fs × x। अब Fs क्या होता था हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स, तो Fs हमारा हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, वो किसके बराबर हो गया, ये हो गया μ × n के। अब म्यू मेरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और n मेरा हो गया बेटा mg के, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स मेरे पास है μmg। यहां पे फॉर्मूले में अगर नीचे में लिखूं तो -μmg × x प्लस वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। अच्छे से समझो तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है और टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस टेंशन के द्वारा भी वर्क डन किया जा रहा है। बट मजे की बात यह है कि जिस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो वर्क डन ड्यू टू टेंशन को, वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स को मैं यहां लिख रहा हूं कितना, टेंशन T × डिस्प्लेसमेंट 2।
इंटू कॉस जीरो आप लिख सकते हो, दोनों सेम ही डायरेक्शन में। तो आपका एक्सप्रेशन आ गया बेटा, हाफ एम वी ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस म्यू एम जी, एक्स की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2 प्लस 2t, मतलब एक फॉर्मूला यहां पे आपके पास आ गया और वो वैल्यूज आ गई कितनी, हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2t माइनस ट्वाइस ऑफ म्यू एम जी। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। अब मैं बोलूंगा ठीक है, मुझे ये बात समझ में आई कि 1 से 2 तक जाने में इस ब्लॉक के द्वारा कितना काम हुआ, क्या एनर्जी रही, वो सारी बातें हमने यहां पे लिख ली। इसका नाम इक्वेशन 1 देता हूं। अब समझना, जब ये वाला ब्लॉक यहां पे था और जब ये 2 मीटर यहां पे आएगा समवेयर, ये पोजीशन 2 पे, ये पोजीशन 1 हो गया, ये पोजीशन 2। इस पोजीशन को इस बार आपने अगर डेटम मानना तो आप इसको मान लो डेटम। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं बोलूं यहां पे आपको कि आप अप्लाई कर दो, अप्लाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल फॉर बी ब्लॉक के लिए, बी ब्लॉक के लिए अप्लाई करोगे तो क्या क्या आएगा, अगेन E2 माइनस E1 इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स 1 to 2 प्लस वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। E2 कितना होगा, जब वो 2 पे होगा, अगर इसी को मैं सपोज कर ले रहा हूं क्या बेटा मेरा डेटम, तो वैसी स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी उसकी 0। अब वैसी स्थिति में Vb की अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हाफ एम Vb का स्क्वायर माइनस एनर्जी एट 1 पे रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी mgh कितनी रही होगी 2, क्योंकि जब ये 2 मीटर इधर आया तो ये 2 मीटर नीचे गया होगा, सो ये mg इंटू एच। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स कुछ भी नहीं है वर्टिकल में, बट वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स अवेलेबल है, टेंशन ऊपर लग रहा है, ये नीचे जा रहा है, सो ये आ गया कितना T इंटू 2 इंटू कॉस 180 डिग्री। बेटा यहां से एक्सप्रेशन आ गया हाफ एम Vb का स्क्वायर माइनस 2mg विल बी इक्वल टू कॉस 180 माइनस हो जाएगा माइनस 2t। अब इसको मैं बोल दूं अपना एक्सप्रेशन 2। अगर मैं सिंपली करता हूं इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं तो आप मुझे बताओ मेरे पास क्या मिलेगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं कैलकुलेट कर दूं तो मेरे पास क्या वैल्यूज मिलने वाली है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन जोड़ दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कितना आने वाला है, 1 को जोड़ रहा हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, हाफ एम वी ए स्क्वायर, इस साइड में प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस 2mg विल बी इक्वल टू, इस -2 से ये 2t कैंसिल हो जाएगा तो ये पोर्शन हो गया 0 माइनस 2 म्यू एम जी। एम अगर आप कैंसिल करना चाहो तो बड़े आराम से कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अब इसको आप कैंसिल करके डायरेक्टली आपको जो भी वैल्यूज देनी है वो पुट कर लोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, यस नो तो बोल दो, अरे यस नो बोल दो कोई बच्चा। ओके चलो, अब देखो इसको हम लोग आ जाते हैं पीछे, अब यहां पे आ गए हम पीछे। अब वैल्यूज पुट करते हैं, अब देखना हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं। हाँ, मार्कर बदल देते हैं बेटा। अब एक्सप्रेशन क्या है ध्यान देना, हाफ एम वी ए स्क्वायर, मतलब मास भी अलग है तो एम ए वी ए का स्क्वायर प्लस हाफ एम बी वी बी का स्क्वायर माइनस 2 एम जी,
एम बी इंटू जी इज इक्वल टू -2 म्यू, फ्रिक्शन लगा था, एम ए इंटू जी। ए बेटा ए और बी के मास सारे अलग अलग हैं, इन सारी चीजों को हमने देख लिया। अब एक बात समझना, अगर ये मेरा सिस्टम जो सिस्टम है वो ऐसा है, थोड़ा पीछे ले रहा हूं, इस सिस्टम में थोड़ा ऑब्जर्व करना। अगर मैं बोलूं कि ये वाला ब्लॉक v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो जैसे जैसे ये v वेलोसिटी से नीचे आएगा, ये वाला भी मेरा क्या होगा बेटा, उसी वेलोसिटी v वेलोसिटी से क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि va विल बी इक्वल टू द vb। जैसे जैसे ये इधर आते गया वैसे वैसे ये सीधा नीचे आते गया। मतलब दोनों की स्पीड की बात करें तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, बट मैग्नीट्यूड दोनों की क्या होगी, सेम। तो मुझे बस अपने एक्सप्रेशन में केवल इन सारी वैल्यूज को, मास ऑफ ए जो दिया है 200, मास ऑफ बी जो दिया है वो 300, इनको पुट कर दूं तो मेरा एक्सप्रेशन क्या आता है देखना, हाफ इंटू मास ए का 200 इंटू वी को वी स्क्वायर प्लस हाफ मास ऑफ बी 300 इंटू वी का स्क्वायर -2 मास ऑफ बी कितना दिया बेटा 300, जी की वैल्यू हम लोग 10 मान लेते हैं, इज इक्वल टू -2 म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में 0.25 इंटू मास ऑफ ए कितना दिया था 200 इंटू जी की वैल्यू 10। उम्मीद करता हूं इस एक्सप्रेशन में केवल एक अननोन है v, और इस v को आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे। देखो यहां पे आप कर सकते हो 200/2 मतलब 100v स्क्वायर, और ये कितना आ गया बेटा 300/2 मतलब 150, 150 और 100 हो गया, यहां से आप करो तो 250v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर ले जा रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 हो गया 6, मतलब ये हो गया बेटा 6000 माइनस, इसकी वैल्यूज देखना थोड़ा, इसको अगर सॉल्व कर रहा हूं तो कैसे लिखूंगा, -2 0.25 को 1/4 अपन लिख सकते हैं इंटू 200 इंटू 100। ये बेटा 4 से 2 से कितनी बार में गया 2 बार में, 2 से अगेन कितनी बार में 100 बार में, तो ये कितना आ गया 2 0 यहां पे 2 0 यहां पे, मतलब कितने हैं, ये वैल्यूज हमारे पास कितनी आ गई कैलकुलेट करके बता दो, ये वैल्यूज हमारे पास कितनी आ गई कैलकुलेट करके बता दो। -2 म्यू की वैल्यू हमने डाली, m डाली, g डाली, ये 2 कट करके 100 इंटू 100 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहां से वैल्यूज आप v स्क्वायर की डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, ये तुम्हारा है डिवाइड बाई 250, यहां से v तुम्हारा कितना आएगा, v की वैल्यू लगभग 5 के अप्रॉक्स आती क्या, सॉरी यहां पे एक और जीरो है ना, ये कैलकुलेट कर लेना, v की वैल्यूज कितनी आती, यहां से कैलकुलेट करके मुझे बता दो, कोई बच्चा बोलता, वैल्यूज कितनी आती 4000 डिवाइड बाई 250, इसकी वैल्यूज आ गई बेटा डिवाइड बाई 250 16, तो यहां से v की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ तो ठीक है ना, वो माइनस साइन को एडजस्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी से हमारी वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड आ गई। मतलब हमने सिंपल देखा कि मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, वहां से चीजें कैलकुलेट करके वो डायरेक्टली v हमारे पास आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। आप चाहते तो यहाँ पे एक चेंजेस और कर सकते थे, बता देता हूँ, आपकी चॉइस थी। आपने डेटम जो यहाँ पे लिया था, अगर इस डेटम को आप यहाँ पे लेते, ठीक है, इसी वाले को डेटम लेते, तो इस केस में तो यही रहती पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जब वो 2 मीटर यहाँ पे शिफ्ट कर जाता तो पोटेंशियल आपकी निगेटिव में आ जाती, और इस पोटेंशियल को निगेटिव में आने के लिए आपके बी वाले पोर्शन में जो आपने पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लिखा है माइनस, तो ये माइनस इस
पोजीशन के लिए आया है, ठीक है। तो यहां पे आपको एनर्जी एट 1 पे आ जाता 0 और यहां पे एनर्जी एट 2 पे आ जाता -2 mgh, मतलब h की वैल्यू आपने 2 पुट कर दिया था, ठीक है। तो डेटम को यहां के बजाय आप वहां पे भी ले लेते तो कोई आपके क्वेश्चन में फर्क नहीं आता। मतलब अब आप क्या कर लिए कि आपने यहां पे लेते तो कॉमन आपका डेटम हो जाता और वहां से चीजें आपने सॉल्व कर ली। तो इस तरीके से v की वैल्यू हमारी आई 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर क्वेश्चन हमें सिंपल वे में ये पूछे कि पुली ब्लॉक सिस्टम में अगर फ्रिक्शन दे दिया जाए और बोले कि ये 2 मीटर मूव कर रहा है, तो आप बता दो मुझे कि ये वाला जो होगा इसकी वेलोसिटी या 2 मीटर जब मूव करने के बाद वेलोसिटी ब्लॉक ए की कितनी होगी, तो इसका आंसर आपको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से करना पड़ जाएगा। और दोनों ही सिचुएशन में इसके लिए भी और इसके लिए भी वर्क एनर्जी अलग अलग आपको अप्लाई करना पड़ता, मतलब अलग अलग अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते थे। इसमें एक रिमार्केबल बात जो थी याद करने वाली, वो क्या थी सुनना। रिमार्क वाली बात ये थी बेटा कि अगर कोई बच्चा बोलता कि सर इस सिस्टम में टेंशन फोर्स जो है वो इंटरनल टू द सिस्टम है, सो वर्क डन ड्यू टू टेंशन को मैं 0 ले लूं, तो भी ये क्वेश्चन हो सकता था। आप देखे होंगे इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 को जब मैंने जोड़ा था तो यहाँ पे जो +2t है यहाँ पे आया था -2t और दोनों जुड़ करके कैंसल आउट 0 हो गए थे। ये 0 इसलिए हुए थे क्योंकि टेंशन फोर्स मेरा क्या है बेटा, इंटरनल टू द सिस्टम है और इंटरनल फोर्सेस के द्वारा वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को भी यूज करना आप चाहते तो डायरेक्टली आप टेंशन के द्वारा वर्क डन जो एक्सटर्नल फोर्स के यहां लिखा हुआ यहाँ पे ए के लिए और बी के लिए, तो दोनों ही केस में वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स को आप 0 कर सकते थे क्योंकि टेंशन यहां इंटरनल टू द सिस्टम है। सो अगर क्वेश्चन ऐसा दिखे आपको जहां पे 2 बार वर्क एनर्जी अप्लाई करके सॉल्व करना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या कॉन्सेप्ट इसमें होने वाला है। समझ में आ रही है बात? अरे बोलो यस नो नहीं, कुछ तो बोलो। ओके, तो ये क्वेश्चन अपने आप में बताने का बस मकसद ये था कि आप समझ पाओ कि किस तरीके के क्वेश्चन, किस तरीके के अप्रोच किए जाते हैं। चलो ये अगर हो गया हो तो पीछे कर देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं आप लोग? यस और नो? चलो स्क्रीनशॉट ले लो अभी जल्दी जल्दी। हो गया? इसका भी हो गया? चलो अगला क्वेश्चन लिखना, स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं। एन ऑटोमोबाइल, बोल क्या रहा है, ऐसा है, दिस एंगल इज, हम लोग इसको 37 लेकर के चलेंगे, ठीक है। एन ऑटोमोबाइल वेइंग 1000 kg, मतलब मास दे रखा है 1000 kg, इज ड्रिवन डाउन अ, इज लिखते जाना आप लोग, इज ड्रिवन डाउन अ 37 डिग्री इंक्लाइन, 37 डिग्री इंक्लाइन एट ए स्पीड ऑफ, यू दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को बेटा बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से, मतलब ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। एन ऑटोमोबाइल weighing 1000 kg is driven down at 37 degree incline at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे लिखना, when the brakes are applied, when the brakes are applied, when the brakes are applied, causing a constant total, causing a constant total braking force, causing a constant total braking force, ब्रैकेट में लिख देना, applied by the road,
applied by the road on the tire फ्रिक्शनल फोर्स बोल रहा है ऑफ 5000 न्यूटन, इतना जो है फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। आपसे पूछा है डिटरमाइन द डिस्टेंस traveled by the automobile, determine the distance traveled by the automobile as it comes to a stop. Determine the distance traveled by the automobile as it comes to a stop. अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए आप लोग। ये ऑटोमोबाइल अब मैं कैसे बनाऊं? अच्छा चलो बना दिया। सपोज कर लो ये तुम्हारा ऑटोमोबाइल है, ये इधर आ रहा है ए पोजीशन पे। मान लो जब वो बी पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी यहां पे हो गई बेटा 0। अब खुद से सोच के बताओ कि हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या इसको हम लोग डे टर्म लेंगे? वर्क एनर्जी का पहला स्टेप क्या था? सिलेक्शन ऑफ द रेफरेंस लाइन, आपने ले लिया। ये जो चीज दी हुई है इस पोजीशन को पोजीशन 1 बोलो, जो फाइंड करना उसको 2 बोलो। अब अप्लाई कर दो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल फ्रॉम 1 to 2। क्या बोलता? एनर्जी एट 2 माइनस एनर्जी एट 1, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स फ्रॉम 1 to 2 प्लस आगे में क्या होगा बेटा? वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। एनर्जी एट 2 जब वो यहां पे पहुंच जाएगा तो काइनेटिक भी 0, पोटेंशियल भी 0, माइनस एनर्जी एट 1 जब वो यहां पे है तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी प्लस, ठीक है, mgh मेरा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स माइनस म्यू इंटू एन इंटू एक्स, वर्क डन एक्सटर्नल 0। बेटा पुट कर रहा हूं, देखना, हाफ mv² प्लस mg, h कितना? ये वाली वर्टिकल दूरी जिसको मैंने h बोला। आप खुद से बताओ कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? ध्यान से सुनना। अगर इस दूरी को, यहां से इस दूरी को मैं d बोलता हूं, ऐसा एरो मार्क कर रहा हूं, इफ दिस डिस्टेंस इज d, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट d cos हुआ और ये वाला कंपोनेंट d sin हुआ, मतलब h की वैल्यू आ गई d sin 37 डिग्री। अब यहां से कितनी वैल्यू आ गई मुझे? d sin 37 डिग्री। अब यहां से h की वैल्यूज लिख दे रहा हूं, d sin 37 डिग्री इज इक्वल टू माइनस म्यू क्वेश्चन में फ्रिक्शन दिया है, इंटू एन, ओहो मजा आ गया, म्यू इंटू एन इज नथिंग बट फ्रिक्शनल फोर्स, इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट तय करेगा? d दूरी तय करेगा, एक्सटर्नल 0 है बेटा, हाफ मास कितना दिया? आप बोलते जाओ, वैल्यूज पुट कर रहा हूं, इंटू वेलोसिटी 20 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 400 प्लस अगेन मास, g की वैल्यू 10, d की वैल्यू d, साइन 37, मैजिकल ट्रायंगल आपको याद होगा, ये 37 की वैल्यू कितनी? 3 4 5, तो यहां से हो गया 3 डिवाइड बाई 5। फ्रिक्शनल फोर्स क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 5000, ये हो गया बेटा 5000 इंटू डिस्टेंस आपका हो गया d। अब यहां से आप कैलकुलेट कर लो, आपसे यही डिस्टेंस पूछा है, कितना आएगा। अब इस इक्वेशन को उम्मीद करता हूं कि आप कर लोगे। ये हो जाएगा 500 इंटू 400 प्लस 5 से अगर मैं कट करूं तो ये कितनी बार में जाएगा? 2 बार में, तो 2 इंटू डी विल बी इक्वल टू माइनस डी। ये बेटा वैल्यूज को इधर ही रहने दो, ये हो गया माइनस 500 इंटू 400, ये उधर चला गया तो माइनस 2000 डी
-5000D, this becomes -7000D। माइनस से माइनस कैंसिल कर देना, तो यहाँ से आ जाएगा 500 इंटू 400 डिवाइड बाई 7000 इज नथिंग बट डी। 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ से आपके पास डी की वैल्यू 50 इंटू 4 कितनी होगी बेटा? 200 डिवाइड बाई 7। आंसर बताओ कितना होगा? 200 डिवाइड बाई 7, वैल्यूज बता दो कितना होगा? 28.57, दिस इज मीटर, और यही आपका है आंसर। इतनी दूरी तय करने के बाद वो क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, अच्छा 3 नहीं लिए हैं क्या? अच्छा, ये 2 इंटू, तो ये कितना हो गया बेटा, बता दे इसकी वैल्यूज। अच्छा ये 6 होगा, सॉरी, तो 6 हुआ, तो यहाँ पे 6 बन गया, 6 5 ए 11 हो गया। एक सेकेंड, 11 हो गया, सही है ना? तो ये कितना हो जाएगा नीचे में? 11 हो जाएगा। कितना आएगा बेटा? 18.1। ओके, ये आ गया आपका 18.1। ठीक है, ये आपका, सॉरी ये वाला 3 हम लोग यहाँ पे इसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करके आपको समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। मतलब ये क्वेश्चन समझा क्या आपको कि एक ऑटोमोबाइल यहाँ से आ रहा था, उस वक्त इसकी वेलोसिटी दे रखी थी। अब इसकी वेलोसिटी जो है, मतलब इसको काइनेटिक एनर्जी भी है, प्लस हाइट एच पे है तो इसको पोटेंशियल एनर्जी भी है। इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल खर्च किस में होगी? एक तो फ्रिक्शन के द्वारा खर्च होगी, ठीक है, तो फ्रिक्शन के द्वारा खर्च होगी, तो उससे मैंने इक्वेट कर दिया। मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये पूरी की पूरी ऊर्जा खर्च किसमें हो गई बेटा? फ्रिक्शनल के द्वारा वर्क डन करने में, और वहीं से मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया कितनी वैल्यूज आएंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलो, आज का आखिरी क्वेश्चन लिखना। आज का आखिरी क्वेश्चन लिखना। अब लगभग सारे वेराइटीज आपको मैंने समझा दिया है, उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। लिखना, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अ बॉडी ऑफ मास m, a body of mass m, a body of mass m is projected from ground, is projected from ground with speed u, with speed u, with speed u at an angle theta, at an angle theta with horizontal, ठीक है, फुल स्टॉप। द पावर डिलीवर्ड बाय द ग्रेविटी, द पावर डिलीवर्ड बाय द ग्रेविटी to it, to it at half of maximum height, at half of maximum height, at half of maximum height from ground is, from ground is। चार ऑप्शन दिए गए हैं, मैं बट ऑप्शन आपको नहीं दूंगा।
कर पाएंगे? कर पाएंगे? ग्रेट। चलो मैं कराता हूँ। ग्रेट ग्रेट, सारा पढ़ाया बेकार। प्रोजेक्टाइल याद भी है या भूल चुके हो पूरा? यू वेलोसिटी दिया था ना, यू दिया, यू ही लिखा। हाँ जी, कोई बच्चा कर पाएगा? चलो मैं कराता हूं, देखना। सबसे पहले जब भी कभी भी आपसे क्वेश्चन में पावर पूछे ना बेटा, तो पावर आपको मालूम है एफ डॉट वी होगा। अब जब प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है तो प्रोजेक्टाइल पे फोर्स कौन सी लग रही होती है बेटा? सिंपल वे में आपका क्वेश्चन क्या होगा? अब mg। तो हर पॉइंट पे मैं आपको तरीके से समझाता हूं कि कैसे पावर निकालेंगे। अगर मुझसे पूछता पावर एट ए, तो मैं क्या बोलता? फोर्स एट ए इंटू वेलोसिटी एट ए, इनका डॉट प्रोडक्ट। फोर्स एट ए कितना लग रहा है बेटा? mg। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ध्यान से सुनना, वेलोसिटी एट ए कितने पे है? हॉरिजॉन्टल से थीटा पे। मतलब ये एंगल कितना हो गया मेरा? पूरा का पूरा 90 प्लस थीटा हो गया। तो मैं लिखता था mg डॉट, मेरी वेलोसिटी है v, इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम 90 प्लस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू कोई बच्चा बताता क्या होता है? कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो आपका आंसर आ जाता बेटा माइनस mgv साइन थीटा। ये पावर कहां पे हुआ बेटा? P एट ए पे। चलो इस टॉपिक को प्रोजेक्टाइल से भी जोड़ के आपको दे दिया कि अगर पावर पूछ दे तो ये मत बोलना सर प्रोजेक्टाइल नहीं सिखाया था। P आपका कितना आ गया बेटा? F डॉट भी आपने P एट ए निकाल लिया। मजे की बात सुनना, ये एक हुआ पार्ट। अगर इसी में मुझसे पूछ दे एट सी मतलब मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे देखना, इनके बीच का एंगल है 90, और जब 90 होता है तो याद है क्या पावर जीरो हो जाता है? एफ डॉट वी मतलब एफ वी कॉस थीटा। एफ तो एम जी है, वी आपका यू कॉस थीटा है, लेकिन आपका एंगल जो है कॉस 90, और कॉस 90 की वजह से पी एट पॉइंट सी कितना हो गया बेटा? जीरो। मतलब अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है तो बहुत आसान है। ए पे भी मैंने निकाल लिया पावर, सी पे भी निकाल लिया। अब बोल रहा है ये h/2 जो दूरी है इस पे आप बता दो क्या होगा। अगर h/2 दूरी पे केवल मुझे कोई वेलोसिटी बता दे तो मैं क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाऊंगा क्या? मतलब मुझे समझा कि यार कुछ भी बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज है। अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर लूं तो कहानी हो जाएगी। इसको ए माना, इसको सी माना, इसको बी माना, इस पॉइंट को डी मान लेता हूं। एक बार ए से डी अगर मोशन डिस्कस करो और एक बार ए से सी मोशन डिस्कस करो, कहानी खत्म। ए से डिस्कस कर रहे हो कहां पे? एक बार ए से एक बार डी पे। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं बता दो? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी, वेलोसिटी एट डी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर।
वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर। ए पे वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू इनके बीच का लेवल डिफरेंस जो आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, h/2। यहां से तुम्हारे पास vd की वैल्यू आ गई अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस माइनस GH। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज हो गई vd अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस GH। अब ये हमारा vd है। एक बार vd मिल गया तो कहानी खत्म। फिर तो मुझे करना क्या है, vd की वैल्यूज पुट कर देंगे और उसकी वैल्यूज पुट करके डायरेक्टली बता देंगे कितना आएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। अब h/2 के फॉर्मेट में, h के फॉर्मेट में अगर आंसर नहीं दिया है तो आप बोलोगे ठीक है सर कोई बात नहीं, h को रिमूव करना है। अब a से c तक आपने डिस्कस कर दिया, तो a से c तक याद करते हो तो hmax का फॉर्मूला आता है u स्क्वायर प्लस 2s। h पे वेलोसिटी का अगर वर्टिकल कंपोनेंट आपने अगर वर्टिकल मोशन डिस्कस किया तो वेलोसिटी एट d वर्टिकल मिलेगी, तो वेलोसिटी एट a का ये वर्टिकल कंपोनेंट ले लेना। वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई, u आपका कितना हो गया बेटा, u साइन थीटा इसका स्क्वायर हो गया माइनस 2gh। यहीं से आपका आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh, जहां से hmax का फॉर्मूला आता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। h की वैल्यूज ऑलरेडी आपके पास है, चाहे तो आप वैल्यू में पुट कर सकते हैं। यहाँ पे v की कौन सी वैल्यूज पुट कर देना, वर्टिकल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट u साइन थीटा है तो तुम्हारे पास आ गया अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस GH। यहाँ पे आया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस g, h की जगह पे बेटा पुट कर देना ये वैल्यू u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g। यहाँ से डायरेक्टली तुम्हारे पास vd की वैल्यू आ गई। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, पीछे कर रहा हूँ, एक एक लाइन के क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चन आपसे कराने पड़ रहे हैं। सो vd इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस g, h की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इस g से ये g कट गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दोनों में है, कॉमन ले लिया तो u साइन थीटा आ गया अंडर रूट 1 माइनस 1/2। ये आ गया बेटा u साइन थीटा, ध्यान से देखना u साइन थीटा, ठीक है। 2 माइनस 1 मतलब ये हो गया 1/2, मतलब इसको डिवाइड बाई रूट 2। ये मेरी वैल्यूज आ गई u साइन थीटा। तो डायरेक्टली p की बात करूंगा तो हो जाएगा माइनस mg u साइन थीटा बाई रूट 2। दिस इज योर वैल्यूज। यही हो गया पावर एट h/2। कहाँ पे है, hmax डिवाइड बाई 2 पे पावर कितना होगा, तो माइनस mg u साइन थीटा बाई रूट 2। मतलब आपको मैंने बताया इस क्वेश्चन में कि अगर आपसे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे पूछ दे, टारगेट पॉइंट पे पूछ दे, hmax पे पूछ दे, hmax बाई 2 पे पूछ दे, तो कहीं पे भी अगर पावर बोलेगा तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, कोई बहुत बिग डिले नहीं। ठीक है बेटा, ये समझा ना यहाँ पे माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि ये वेलोसिटी जो मेरी है वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है। अगर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट मतलब मैंने बोल दिया कि मेरी वेलोसिटी अगर इधर डायरेक्टेड है और mg मेरा नीचे लग रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट मेरा क्या हो गया बेटा 180। cos 180 की वजह से डायरेक्टली यहाँ पे माइनस लिख दिया था, तो यहाँ पे p की वैल्यू आ गई माइनस mg u साइन थीटा बाई रूट 2। मतलब अगर प्रोजेक्टाइल से जोड़ करके भी इस टॉपिक को देखा जाए तो बड़े आराम से आप लोग सॉल्व कर लोगे, कोई बहुत परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, सारी वेराइटीज हम लोगों ने देख ली। अब अगला हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ इसके एनर्जी की बात करेंगे और उसमें कंजर्वेशन लॉ की बात करेंगे। ठीक है, इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल वगैरह की आगे चर्चा होगी। फिर हम